25 जून 1975 की आधी रात, जब पूरा देश गहरी नींद में सो रहा था, तब भारत के लोकतंत्र पर एक ऐसा ग्रहण लगा जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा कर दी। नेताओं को जेल में ठूंसा जा रहा था, अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई थी और अदालतों के हाथ पूरी तरह बांध दिए गए थे। लेकिन जानते हैं इस पूरे काले अध्याय की सबसे हैरान करने वाली हकीकत क्या थी? उस वक्त सरकार के पास जितनी ताकत थी, वो सारी ताकत देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी या कैबिनेट मंत्रियों से नहीं चल रही थी, बल्कि वो सफदरगंज रोड के एक बंद कमरे से कंट्रोल हो रही थी। एक ऐसा इंसान जिसके पास ना तो कोई संवैधानिक पद था, ना वो कोई सरकारी मंत्री था और ना ही जनता द्वारा चुना गया कोई सांसद, लेकिन फिर भी देश के बड़े बड़े मुख्यमंत्री, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और यहाँ तक कि खुद इंदिरा गांधी भी उसके फैसलों के सामने पूरी तरह बेबस थीं। वो चेहरा था संजय गांधी। राजनीति के गलियारों में यह बात बेहद आम थी कि उस दौर में इंदिरा गांधी भी अपने छोटे बेटे संजय के गुस्से से कतराती थीं। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने अपनी किताबों में लिखा है कि संजय गांधी कई बार अपनी मां पर चिल्ला तक देते थे और इंदिरा जी चुपचाप सुन लेती थीं। आखिर 28 साल के एक नौजवान के हाथ में पूरे देश की कमान कैसे आ गई? कैसे संजय गांधी ने इंदिरा गांधी के राजनीतिक संकट को अपने पर्सनल एजेंडे में बदल दिया? आज की इस केस स्टडी में हम संजय गांधी के उन 3 सबसे विवादित फैसलों का पूरा काला सच खोलेंगे, जिसने दिल्ली से लेकर पूरे देश में खौफ का माहौल बना दिया था। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी चैप्टर में छुपा है उनकी मौत का वो रहस्य जो आज भी कई बड़े सवाल खड़े करता है। संजय गांधी को जल्दबाजी में फैसले लेने और तुरंत नतीजे चाहने वाले इंसान के रूप में जाना जाता था। उन्हें लगता था कि भारत की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा यहाँ की आबादी है और इसे धीरे धीरे नहीं बल्कि एक झटके में रोकना होगा। यहीं से शुरुआत हुई उनके बहुचर्चित 5 पॉइंट प्रोग्राम की, जिसका सबसे क्रूर और अमानवीय हिस्सा था जबरन नसबंदी यानी फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 1 साल के भीतर देश में 60 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी कर दी गई। यह संख्या नाजी जर्मनी द्वारा किए गए क्रूर अभियानों से भी कई ज्यादा थी। लेकिन यह सब कागज पर जितना सीधा दिख रहा था, जमीन पर उतना ही खौफनाक और दर्दनाक था। संजय गांधी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जिला अधिकारियों को सख्त और असंभव टारगेट दिए थे। जिला कप्तानों को साफ कह दिया गया था कि अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा। नतीजा यह हुआ कि पुलिस और प्रशासन पूरी तरह पागल हो उठा। सरकारी बसों को बीच रास्ते में रोककर नौजवान लड़कों, बूढ़ों और यहाँ तक कि 16-17 साल के कुंवारे लड़कों को खींच खींच कर नसबंदी कैंपों में ले जाया जाने लगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा के गांवों में ऐसा खौफ था कि पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनते ही लोग फसलों, जंगलों और कुओं में छुप जाते थे। कई जगहों पर तो पुलिसों ने हफ्तों तक अपने घरों में सोना छोड़ दिया था। हद तो तब हो गई जब डॉक्टरों पर इतना मानसिक दबाव था कि उन्होंने बिना साफ सफाई और बिना सही मेडिकल उपकरणों के धूल उड़ते गंदे तंबुओं में ऑपरेशन करने शुरू कर दिए। एक ही सुई से दर्जनों लोगों के ऑपरेशन किए गए। हजारों गरीब लोगों की इन्फेक्शन, सेप्टिक और गलत ऑपरेशन की वजह से तड़प तड़प कर मौत हो गई। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में इन मौतों के आंकड़ों को पूरी तरह दबा दिया गया। संजय गांधी के इस एक सनकी फैसले ने देश की गरीब जनता के मन में सरकार के खिलाफ वो नफरत पैदा कर दी जो आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं देखी गई थी। संजय गांधी का दूसरा सबसे बड़ा जुनून था दिल्ली का सुंदरीकरण यानी ब्यूटिफिकेशन। वो चाहते थे कि दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों और अवैध कब्जे रातों रात गायब हो जाएं और दिल्ली एक आधुनिक विदेशी शहर की तरह दिखे। इसके लिए उन्होंने चुना दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के वाइस चेयरमैन जगमोहन को, जो गांधी के हर आदेश को आंख बंद करके पूरा करने के लिए बदनाम थे। 19 अप्रैल 1976 की सुबह पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक तुरुमान गेट इलाके में भारी पुलिस बल और दर्जनों बुलडोजर पहुंच गए। यह एक ऐसा इलाका था जहां पीढ़ियों से गरीब और अल्पसंख्यक आबादी रह रही थी। बिना किसी पूर्व नोटिस के, बिना किसी पुनर्वास की व्यवस्था के लोगों के आशियाने बेरहमी से गिराए जाने लगे। जब महिलाओं और बच्चों ने अपने घरों को बचाने के लिए बुलडोजरों के सामने हाथ जोड़े तो प्रशासन का दिल नहीं पसीजा। देखते ही देखते हजारों लोग मलबे के ढेर के सामने बेघर खड़े थे। जब स्थानीय लोगों के सब्र का बांध टूट गया तो उन्होंने इस तानाशाही के खिलाफ पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा और खूनी कलंक है। पुलिस को सीधे ऊपर से आदेश था कि इलाके को साफ करो, चाहे जो करना पड़े। पुलिस ने निहत्थी और डरी हुई भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। गोलियां खून से लाल हो गईं। सरकारी आंकड़ों ने बेशर्मी से कहा कि सिर्फ 6 लोग मारे गए हैं, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों
विदेशी पत्रकारों और बाद में आए शाह कमीशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दिन तुर्कमान गेट पर सैकड़ों लोगों की जान गई थी। चश्मदीदों का तो यहाँ तक कहना था कि लाशों को ट्रकों में भरकर चुपचाप अज्ञात जगहों पर ठिकाने लगा दिया गया था ताकि सबूत मिटाया जा सके। इस पूरी विभत्स घटना की खबर पर सरकार ने कड़ा सेंसरशिप लगा दिया ताकि देश की बाकी जनता को कभी पता न चले कि दिल्ली के दिल में अपनी सरकार ने क्या खेल खेला था। संजय गांधी सिर्फ राजनीति में दखल नहीं दे रहे थे, उनका एक और बड़ा सपना था भारत की पहली आम आदमी की कार बनाना। एक ऐसी कार जो हर मध्यम वर्गीय भारतीय के बजट में हो। इसी सपने से जन्म हुआ मारुति लिमिटेड कंपनी का। लेकिन इस बिजनेस प्रोजेक्ट के पीछे सत्ता का जो घोर दुरुपयोग और भ्रष्टाचार हुआ, उसकी इनसाइड स्टोरी बेहद चौंकाने वाली है। 1970 के दशक में जब भारत में लाइसेंस राज का दौर था और एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने में सालों लग जाते थे, तब संजय गांधी की नई कंपनी को बिना किसी ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड या अनुभव के कार बनाने का सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। बिजनेस जगत के बड़े बड़े दिग्गजों को एक झटके में पीछे छोड़ दिया गया क्योंकि कंपनी के मालिक प्रधानमंत्री के बेटे थे। कार की फैक्ट्री लगाने के लिए हरियाणा के गुरुग्राम में, जो कि भारतीय सेना की एम्यूनेशन डिपो यानी गोला बारूद डिपो के बिल्कुल पास था, वहां की सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन को कौड़ियों के भाव अधिग्रहित कर लिया गया। सेना के सुरक्षा नियमों को ताक पर रख दिया गया। वहां के स्थानीय किसानों की जमीनों को जबरन छीना गया और जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें जेल में डालने की धमकी दी गई क्योंकि आदेश सीधे प्रधानमंत्री आवास से आ रहा था। यही नहीं, देश के बड़े बड़े सरकारी बैंकों पर दबाव बनाया गया कि वे संजय गांधी की इस प्रोजेक्ट स्टेज की कंपनी को करोड़ रुपए का असुरक्षित लोन दें। जब तत्कालीन उद्योग मंत्री या कुछ ईमानदार बैंक अधिकारियों ने इस पर सवाल उठाए तो उन्हें या तो उनके पदों से हटा दिया गया या फिर उनका ट्रांसफर कर दिया गया। मजेदार और हैरान करने वाली बात यह है कि साल 1977 तक, यानी इमरजेंसी खत्म होने तक, मारुति की एक भी कमर्शियल कार सड़क पर नहीं आ सकी। जो प्रोटोटाइप गाड़ियां टेस्ट के लिए भेजी गई थीं, वे सेना के बेसिक टेस्ट में ही फेल हो गईं। यानी जिस मारुति प्रोजेक्ट के लिए देश के कानून, सेना के नियमों और गरीब किसानों के हक को बेरहमी से कुचला गया, वो संजय गांधी के जीवन काल में एक बहुत बड़ा स्कैम और फेलियर साबित हुआ। बाद में इंदिरा गांधी की मौत के बाद मारुति को सुजुकी के साथ मिलाकर दोबारा शुरू किया गया, लेकिन इसका शुरुआती इतिहास पूरी तरह दागदार था। साल 1977 में आखिरकार इमरजेंसी खत्म हुई और देश में आम चुनाव हुए। देश की जनता ने अपने वोट की चोट से इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों को बुरी तरह हरा दिया। कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन संजय गांधी हार मानकर घर बैठने वाले इंसान नहीं थे। उन्होंने जनता के बीच जाकर, जेल जाकर और उग्र आंदोलन करके अपनी पकड़ दोबारा मजबूत की। नतीजा यह हुआ कि 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में फिर से शानदार वापसी हुई। अब यह पूरी तरह तय माना जा रहा था कि संजय गांधी कांग्रेस के सर्वे सर्वा और भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे। वो अपनी राजनीतिक ताकत के सबसे ऊंचे शिखर पर थे। पूरी ब्यूरोक्रेसी और कैबिनेट उनके इशारों पर नाच रही थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 23 जून 1980 की वो सुबह संजय गांधी दिल्ली के सफदरगंज फ्लाइंग क्लब से पिट्स S2A विमान में उड़ान भरते हैं। वो हवा में खतरनाक कलाबाजियां और स्टंट दिखाने के बेहद शौकीन थे, भले ही उनके पास इसका कोई एडवांस लाइसेंस नहीं था। उस सुबह उनके साथ विमान में कैप्टन सुभाष सक्सेना भी मौजूद थे। सुबह के करीब 8:10 हुए थे जब विमान हवा में लूप बनाते समय अचानक अपना संतुलन खो बैठा और सफदरगंज एयरपोर्ट के पास ही एक रिहायशी इलाके के पीछे बने नालों के पास क्रैश हो गया। विमान के परकच्चे उड़ गए। संजय गांधी और कैप्टन सक्सेना की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यह खबर जैसे ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंची, उनका पूरा संसार उजड़ गया। वो तुरंत बिना सुरक्षा की परवाह किए दुर्घटना स्थल की तरफ भागी। लेकिन इस भयावह हादसे के तुरंत बाद कुछ ऐसी रहस्यमय चीजें हुई जिन्होंने आज तक इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। चश्मदीदों और पत्रकारों के मुताबिक इंदिरा गांधी दुर्घटना स्थल पर रोने के बजाय सबसे पहले संजय गांधी के फटे हुए कपड़ों में उनकी चाबियों और उनकी कलाई घड़ी पागलों की तरह ढूंढ रही थीं। वह कौन सी सीक्रेट चाबियां थीं? उस घड़ी या उनके पास मौजूद दस्तावेजों में ऐसा क्या छिपा था? राजनीति के जानकारों को मानना है कि संजय गांधी के पास कई बड़े कांग्रेसी नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स और खुद सरकार के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स थे जो अगर बाहर आ जाते तो भारतीय राजनीति में भूचाल आ जाता। कई थ्योरीज ये भी कहती हैं कि यह महज एक विमान दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि संजय गांधी के बढ़ते कद, उनके आक्रामक रवैये और उनके सख्त फैसलों से खुद उनकी ही पार्टी के कई बड़े सिंडिकेट नेता और कुछ विदेशी खुफिया एजेंसियां बेहद घबरा चुकी थीं। क्या उनके विमान के इंजन के साथ रनवे पर कोई छेड़छाड़ की गई थी? क्या यह एक इनसाइड जॉब थी?
इस सवाल का ठोस जवाब आज भी इतिहास की बंद फाइलों और सरकारी लॉकरों में हमेशा के लिए दफन है। संजय गांधी भारतीय राजनीति का वो एक ऐसा खतरनाक तूफान थे जो जितनी तेजी से उठा उतनी तेजी से शांत हो गया, लेकिन उनके द्वारा लिए गए फैसलों की गूंज और उनके द्वारा दिए गए जख्म आज भी भारतीय इतिहास के पन्नों में साफ दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आपकी इस पूरी केस स्टडी पर क्या राय है? क्या संजय गांधी वाकई एक दूरदर्शी नेता थे जो भारत को तेजी से आगे ले जाना चाहते थे, या वो सिर्फ सत्ता के नशे में चूर एक तानाशाह थे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको यह गहरी रिसर्च और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और चौंकाने वाले काले सच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।